हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोगों ने जीएसटी का सेक्शन 22 से 24 तक कंप्लीट किया था एंड कॉम्पोजिशन स्कीम एंड कंसेशनल रेट वाला प्रोविज़न भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 22 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नॉर्मली कौन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, जिसका टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख या फिर 40 लाख एक्सीड करेगा उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। 23 में पढ़ा था किसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ता है एंड 24 में पढ़ा था किसको किसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, एंड फिर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था किसको कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है एंड कंसेशनल रेट में कौन टैक्स पे कर सकता है। ठीक है, तो ये सब तो हम लोगों ने देख लिया किसको किसको क्या क्या अलाउ किया गया है। लेकिन अभी अगर किसी को रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर वो लाइबल हो गया सपोज सेक्शन 22 में या 24 में या फिर 23 में वो नहीं है, तो फिर वो कैसे रजिस्ट्रेशन लेगा। ठीक है, कहाँ लेगा, कब लेगा, कितना दिन में लेगा, कैसे लेगा, कौन सा फॉर्म देगा। ठीक है, अभी अब वो सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, सेक्शन 25 बोलता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे बोला, देखिए यहाँ पे बोला पर्सन हु इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, जो आइदर नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होना है जिसको, या फिर जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो रहा है 24 में। ठीक है, उसको कहाँ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वेयर इन एवरी सच स्टेट और यूटी इन व्हिच ही इज सो लाइबल। उसको सारे स्टेट या फिर यूटी में लेने पड़ेंगे जहाँ वो लाइबल है। लाइबल कैसे होता है, अगर उसका टर्नओवर एक्सीड करता है। जैसे मैं उड़ीसा में हूँ, मैंने कोलकाता सप्लाई किया, तो उड़ीसा में मेरा टर्नओवर, वो टर्नओवर मेरा उड़ीसा का है ना, कोलकाता का थोड़ी है। ठीक है, अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ तो उड़ीसा का हुआ, तो उड़ीसा में फ्रॉम वेयर, जहाँ से हम सप्लाई करेंगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन, कब लेना पड़ेगा, विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। जिस दिन वो लाइबल हो गया वहाँ से वो 30 days के अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा। ठीक है, सपोज आज 1 तारीख है। ठीक है, आज 1 तारीख से वो लाइबल अगर हो गया तो वो नेक्स्ट 1 तारीख के अंदर, अगर 30 days का मंथ है तो फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। विदिन 30 days उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए फिर कौन है, ये सीटीपी और एनआरटीपी। फ्रेंड्स, सीटीपी कौन होता है, जो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है, हमारे स्टेट में नहीं है। एनआरटीपी क्या होता है, जो दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड है, हमारे कंट्री में नहीं है। अगर वो टेम्पररी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तब उनको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन सीटीपी के केस में एक एक्सेप्शन था फ्रेंड्स, याद कीजिए 23 वाला। ठीक है, कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं अप टू 20 लाख या फिर 10 लाख तक, तब आपको लिमिट दिया जाता है ना 10 लाख 20 लाख वाला, वहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं था। अदरवाइज सीटीपी एंड एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ये 24 के अंडर करते हैं। ये लोग कैसे करेंगे, एटलीस्ट 5 days कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे सप्लाई करेंगे, इन ए स्टेट और यूटी इन व्हिच ही इज सो लाइबल। ठीक है, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। देखिए फ्रेंड्स, 5 दिन पहले, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, उससे 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, सपोज एक बुक फेयर लगना है कोलकाता में, मेरा रजिस्ट्रेशन उड़ीसा में है, मेरा इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं है, ओनली उड़ीसा में सप्लाई करती हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, मैं नॉर्मली सप्लाई करती थी। अभी मैं कोलकाता जाऊँगी, वेस्ट बंगाल स्टेट हो गया, वहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहाँ पे एक बुक फेयर लगा है, मैं बुक सप्लाई करती हूँ। तो वहाँ पे सपोज 5 दिन का बुक फेयर है, तो जिस दिन से बुक फेयर स्टार्ट होगा उससे 5 दिन पहले मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से 5 दिन पहले मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्म में करेंगे, ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, कब करना पड़ेगा आपको पता चला। आगे देखिए, एवरी पर्सन हु मेक्स ए सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स देखिए, जो टेरिटोरियल वाटर से जो सप्लाई करता है वो कहाँ करेगा, वो तो स्टेट भी नहीं है, यूटी भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा टेरिटोरियल वाटर का जो बेस लाइन है ना, बेस लाइन, वहाँ से जो कोस्टल स्टेट जो नियरेस्ट होगा या फिर जो यूटी नियरेस्ट होगा ना, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा, इन द कोस्टल स्टेट और यूटी फॉर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। ठीक है, कब करेगा, 30 दिन के अंदर करेगा, जिस दिन लाइबल हुआ वहाँ से 30 days के अंदर करेगा सब कोई। ठीक है, सब कोई 22 में, 24 में या फिर कोस्टल एरिया वाले सब 30 days के अंदर ही करेंगे, जहाँ से लाइबल हुआ 30 days में करो। ओनली सीटीपी एंड एनआरटीपी 5 दिन पहले करेंगे जब से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उनका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, 90 days के लिए होता है। ठीक है, बाद में वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए, सुगम सर्विस लिमिटेड इज एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली।
द टर्नओवर ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड एक्सीडेड ₹20 लाख ऑन 1 नवंबर। ठीक है, उसका टर्नओवर कब एक्सीड किया फ्रेंड्स? 20 लाख 1 नवंबर में एक्सीड किया। तो वो रजिस्ट्रेशन कब तक लेगा? 1 नवंबर को छोड़ के फिर 30 डेज, मतलब 1 दिसंबर। ठीक है, इट इज़ लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड बाय 1 दिसंबर इन दिल्ली। उसको दिल्ली में फर्स्ट दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन लेना। कहाँ लेना? कहाँ लेगा? दिल्ली में। वो सप्लाई कहाँ कर रहा है? दिल्ली में। तो फ्रॉम वेयर, जोन से स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो वहाँ रजिस्ट्रेशन लेना है। कब करना है? 30 दिन के अंदर करना है। ठीक है, तो 1 दिसंबर से पहले दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेगा। टाइम लिमिट समझ में आया? फिर देखिए, फिर बोला फ्रेंड्स कि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, ये स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं उड़ीसा से हूँ। ठीक है, अगर मेरा कोलकाता में एक ब्रांच है, ठीक है, तो मुझे उड़ीसा एंड कोलकाता दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं उड़ीसा में हूँ एक ब्रांच और मेरे और 2-3 ब्रांच उड़ीसा में ही हैं, तो फिर क्या है कि दोनों तीनों ब्रांच के लिए मेरे को एक रजिस्ट्रेशन भी मैं ले सकती हूँ और डिफरेंट रजिस्ट्रेशन भी ले सकती हूँ। एक ही स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे या अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आप उसके लिए डिफरेंट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, सिंगल भी ले सकते हो। ऑप्शन है कि आप डिफरेंट ले सकते हो, सिंगल भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका स्टेट डिफर हो गया ना फ्रेंड्स, तो फिर आपको दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरा उड़ीसा में एक है, कोलकाता में एक है, तो फिर मेरे को वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा दोनों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। मैं एक रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती। जीएसटी में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है। सर्विस टैक्स में था, आप ऑल इंडिया में एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, लेकिन जीएसटी में आप जितने स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, आपको हर एक स्टेट पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर एक ही स्टेट में आपका डिफरेंट ब्रांचेस है, देन आप डिफरेंट भी ले सकते हो, सिंगल भी ले सकते हो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफरेंट लोगे, ठीक है, अगर आप एक ही लोगे, सपोज मेरा उड़ीसा में 3 ब्रांच है एंड मैं तीनों के लिए ले रही हूँ रजिस्ट्रेशन, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज मेरा उड़ीसा में 3 प्लेस ऑफ बिजनेस है एंड मैं तीनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूँ, तो मेरे को किसी एक यूनिट को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, पीपीओबी। ठीक है, और बाकी 2 यूनिट को क्या करना पड़ेगा? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना REG 01 फॉर्म में, तभी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका एक जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और बाकी सब जो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। ये क्यों करना पड़ता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सपोज ये है कोलकाता, ठीक है, एंड दिस इज उड़ीसा। ठीक है, अभी उड़ीसा में क्या है, मेरे 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एंड सपोज मेरा एक कोलकाता में है। ठीक है, अगर अलग अलग है तो फिर मुझे यहाँ के लिए 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला केस नहीं है, ओनली ये वाला केस है, तो मैं ये तीनों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, मैं तीनों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ। मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज मैंने इसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया, बाकी दोनों को मेरे को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, एपीओबी, पीपीओबी एंड एपीओबी, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी क्या होगा देखिए, अभी सपोज आपका 3 ब्रांच है। ठीक है, ये है पीपीओबी, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, अभी तो यहाँ सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन है। एक ही रजिस्ट्रेशन होने से क्या होगा, जब आप यहाँ से गुड्स सप्लाई करोगे यहाँ या फिर यहाँ, सब कुछ कपड़ा का बिजनेस है, यहाँ पे कोई स्टॉक आउट हो गया, आपने यहाँ भेज दिया, यहाँ पे स्टॉक आउट हो गया, आपने यहाँ भेज दिया, यहाँ से यहाँ भेज दिया, यहाँ से यहाँ भेज दिया, फिर यहाँ से यहाँ भेज दिया, उस केस पे क्या होगा, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे एंड यहाँ पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो, लेकिन अगर आप उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हो, ठीक है, तीनों के लिए आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर ही ये लोग रजिस्टर्ड हैं, तीनों अलग अलग। तो फिर आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट को जब भी ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, उसको सप्लाई माना जाएगा, सेपरेट सप्लाई माना जाएगा एंड क्या लेंगे हम यहाँ पे, जीएसटी चार्ज करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लगेगा,
इनको जीएसटी लग जाएगा। ऑफ कोर्स आईटीसी मिलेगा लेकिन जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो बेटर है एक स्टेट के अंदर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ना लो, एक ही ले लो। ठीक है, एक तो कंप्लायंस भी कम जाएंगे, बट लेने वाले ले भी सकते हैं, उसके भी फायदे हैं। आईटीसी चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये वाला समझ में आया ना कि जीएसटी में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर दो स्टेट है तो दोनों के लिए अलग अलग कंपल्सन है रजिस्ट्रेशन लेना, लेकिन एक ही स्टेट के अंदर पहले कंपल्सन था डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। अभी अमेंडमेंट आया है, लास्ट ईयर आई थिंक आया था, कि आप डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी एक ही रजिस्ट्रेशन एक स्टेट के अंदर ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वही बोला गया है, देखिए, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी टेकन स्टेट वाइज, देयर आर नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, बिजनेस एंटिटी हैविंग इट्स ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट विल हैव टू टेक सेपरेट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फॉर द ब्रांच इन डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट के लिए उसको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Further, within a state, an entity with different branches shall be granted single registration, wherein it can declare one place as principal place of business and other branches as additional place of business. Clear है? फिर देखिए, प्रोसीजर दिया है। देखिए, प्रोसीजर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला देखिए, एक एग्जाम्पल है, देखिए, मित्तल एंड सन्स ए सप्लायर इन महाराष्ट्र। कहाँ का सप्लायर है? महाराष्ट्र का। ठीक है, हैज़ 3 ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे एंड महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर, पुणे, मुंबई। ठीक है, तीनों के लिए, तीनों ही महाराष्ट्र में है, उसका 3 ब्रांचेस है। मुंबई एंड पुणे ब्रांचेस आर एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गारमेंट्स एंड महाबलेश्वर ब्रांच एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ शू। दोनों में गारमेंट सप्लाई करता है, एक में शू सप्लाई करता है। ठीक है, either it can obtain single registration for Maharashtra declaring one of the branches of PPOB, that's मुंबई। मुंबई को क्या डिक्लेयर किया? आप किसी को भी पीपीओबी डिक्लेयर कर सकते हो, पीपीओबी डिक्लेयर किया। एंड अदर 2 ब्रांचेस पुणे और महाबलेश्वर को क्या किया? एपीओबी डिक्लेयर कर दिया। और इट कैन ऑब्टेन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ दी 3 ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे एंड महाबलेश्वर एज सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, लेकिन देखिए, फिर बोला, in case of Mittal and Sons opts to have separate registration for its all 3 branches and Mumbai branch sends some garments for sale to Pune branch। ठीक है, जैसे मैंने बोला, एक ब्रांच अगर दूसरे ब्रांच को सप्लाई करके, अगर वो लोग अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिए एंड एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को अगर गुड्स भेजता है, ट्रांसफ़र भी करता है, ठीक है, तो एक ब्रांच क्या करेगा? मुंबई ब्रांच मस्ट रेज ए टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब क्या? जीएसटी लगेगा, टैक्स इनवॉइस एंड पे टैक्स ऑन सच ट्रांसफर ऑफ गारमेंट्स टू पुणे ब्रांच। वहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया कि अगर वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेता है एक स्टेट के अंदर तो क्या प्रॉब्लम आएंगी? उसको ट्रांसफ़र पे भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने कल क्या पढ़ा था? कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिया है सेक्शन 25 में, कॉम्पोजिशन लेवी इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन ए स्टेट। अगर आप एक स्टेट में कॉम्पोजिशन लेवी लेते हो तो दूसरे में भी आपको ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन लग जाएगा। फर्स्ट थिंग, अगर मैं उड़ीसा में भी सप्लाई कर रही हूँ, कोलकाता में भी कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उड़ीसा में ले लिया नॉर्मल स्कीम, कोलकाता में ले लिया कॉम्पोजिशन स्कीम। ऐसा नहीं होगा। अगर कॉम्पोजिशन लोगे तो दोनों में, एक में लोगे तो अदर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और नहीं लोगे तो नहीं। और अगर आप एक स्टेट में इनएलिजिबल हो जाते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, तो आपका सारे स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएगा। वही चीज़ इसमें दिया है, देखिए, if a person is paying tax for one of his place of business under normal scheme, he shall not pay tax under composition scheme for any other place of business। ठीक है, if one of the place of business of a registered person become ineligible, अगर ineligible हो गया composition scheme में, all other registered place of business of the same person would become ineligible to pay tax under composition levy। ठीक है, फिर देखिए 25(3) बोलता है, अगर एक पर्सन चाहे तो, अगर वो 22 में भी नहीं है, 24 में भी नहीं है, अगर वो कंपल्सन में नहीं आता है, नॉर्मल में भी नहीं आता है, तब भी वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब बोलोगे, और अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर ले तब उसको टैक्स तो देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे, मैम वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर क्यों रहे? अरे बाबा, उसका फ़ायदा भी तो है ना, वो टैक्स इन्वॉइस इशू कर पाएगा। ठीक है, जो परचेज करेगा उस पर जो टैक्स लगाएगा उसका क्रेडिट ले पाएगा, तो क्या उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, वो मार्केट को कम्पीट कर पाएगा एंड आईटीसी को फॉरवर्ड कर पाएगा। ठीक है, आईटीसी लिया, अपने परचेजर को आईटीसी दिया, सप्लायर से लिया, परचेजर को दिया, तो क्या एक सीमलेस फ्लो हो पाएगा आईटीसी का। अदरवाइज आप अगर रजिस्टर नहीं हो तो क्यों, आप आईटीसी ब्लॉक हो गया ना, आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाया, कॉस्ट बढ़ेगा चीज़ों का। ठीक है, इसीलिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लोग लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए, डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने बता दिया था आपको पहले भी। अभी एक चीज़ है, देखो, पैड।
आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है? पैन। पैन कंपल्सन है आपके लिए, अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो पैन नंबर पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, अगर प्रॉपर ऑफिसर को कभी भी लगेगा ना फ्रेंड्स, अगर प्रॉपर ऑफिसर को कभी भी लगा इंस्पेक्शन का इंक्वायरी का, अगर उसके लगेगा कि वो लाइबल था रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो वो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एंड फिर आपको टाइम देके 90 डेज का टाइम देके बोलेगा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। अभी देखिए प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, अभी हमने पढ़ तो लिया कब कब रजिस्ट्रेशन करना है, अब प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का देखिए। देखिए फ्रेंड्स, every person liable to get registered and person seeking voluntary registration shall before applying for registration, उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए मैं हिंदी में बता दे रही हूँ। पहले उसको अपना पैन डिक्लेयर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कौन सा स्टेट और यूटी किस पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। और GSTR1 आता है, GST-REG01, REG फॉर रजिस्ट्रेशन। GST-REG आप GST के पोर्टल में चले जाइए, www.gst.gov.in में चले जाइए, वहाँ पे आपको GST-REG01 फॉर्म मिल जाएगा। उसका पहले पार्ट ए फिलअप करना है, ठीक है। पार्ट ए में आपको डिटेल्स मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, नेम मांगेगा, स्टेट यूटी मांगेगा, ठीक है, पैन कार्ड का नंबर मांगेगा, डिटेल्स मांगेगा, आपको पहले वो भर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको पैन को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। आपको सबमिट कर दिया, आपके पैन को वो लोग वैलिडेट करेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह दे दिए, फिर वो आपको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। पैन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डाटाबेस, ठीक है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का डाटाबेस में होगा आपका पैन नंबर वगैरह का डिटेल्स, वहाँ से वो वैलिडेट करेंगे। अगर वो वैलिड है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड। मोबाइल नंबर देखो, आपने पैन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दे दिया, ठीक है। पैन कैसे वैलिडेट करेंगे, सीबीडीटी के डाटाबेस से वैलिडेट करेंगे। और आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कैसे वैलिडेट करेंगे, आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा, और उससे वो लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एक बार वेरीफाई होने के बाद टेम्पररी रेफरेंस नंबर, आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, ई जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, उसको बोलते हैं TRN नंबर, ठीक है। TRN वो आपको भेज दिया जाएगा आपके मेल आईडी एंड आपके नंबर पे, ठीक है। Using TRN, applicant shall electronically submit application in Part B of application form along with specified document at the common portal। ये हो जाने के बाद आपने क्या किया, आपने पोर्टल में गया, ठीक है, GST-REG01 फॉर्म निकाला, ठीक है, उसका पार्ट 1 फिलअप किया, उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, पैन नंबर सब दिया, वो वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, टेम्परेरी रहेगा वो, ठीक है, उसका OTP आएगा। उसके बाद क्या करना, आप लोग पार्ट बी फिलअप करो, और TRN टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो आएगा ना, उसको यूज़ करके आप पार्ट बी फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, पार्ट बी फिलअप करने के बाद आपका एप्लीकेशन चला जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के पास। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म शैल बी इशू टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। CTP अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन गेट्स ए TRN, ठीक है। CTP को क्या मिलेगा, TRN मिलेगा फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड ये मैं आपको बताऊंगी कि CTP का रजिस्ट्रेशन में उसका एडवांस क्यों मिलता है, क्यों डिपॉजिट देना पड़ता है, बात का बात है। इसको आपको पहले डिपॉजिट करना है पार्ट बी, ठीक है, फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। फिर देखिए, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, आप एप्लीकेशन किसके पास जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर के पास, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशन एंड एक्म्प्लाइंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो सारा एप्लीकेशन को क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। इफ़ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, अगर सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक है, ठीक है, आपका सब चीज़ ठीक है, तो फिर क्या करेगा, 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज, ठीक है। संडे आ गया तो वर्किंग रहता है, उसको काट दो। अगर फ्राइडे को किया तो सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे के अंदर करेगा, वो संडे काउंट नहीं करेगा। 3 वर्किंग डेज होना चाहिए, पब्लिक हॉलीडे नहीं होगा। विदिन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपने जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट किया, देखिए फ्रेंड्स कितना ईजी है, 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म क्या है, GST-REG06। प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म GST-REG06। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 3 वर्किंग डेज के अंदर ग्रांट कर देगा। अगर 3 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर कोई भी स्टेप नहीं लेता है, देखिए आइदर वो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर वो रिजेक्ट कर देगा। अभी पॉजिटिव में चल रहे हैं, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो क्या करेगा, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, बाई चांस अगर वो नहीं दिया,
तब 3 वर्किंग डेज के बाद ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है। कितना सुविधा है देखिए। If the proper officer fails to take any action within 3 working days from the date of submission of application, ठीक है, then the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। हम मान लेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है। ठीक है, अभी चलिए, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया प्रॉपर ऑफिसर जो एग्जामिन किया, ठीक है, अगर वो ऑर्डर में नहीं है, इफ़ इट इज़ फाउंड नॉट इन ऑर्डर, देन वो क्या करेगा, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता, अगर ऑर्डर में होता तो। अगर ऑर्डर में नहीं तो 3 वर्किंग डेज के अंदर क्या करेगा, आपको वो नोटिस इशू करेगा, बोलेगा कि आप क्लैरिफाई करो। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग या फिर कुछ है तो आपको क्लैरिफिकेशन में मांगेगा। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, वहाँ से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन देना है। इधर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे दीजिए या फिर आपको क्लैरिफिकेशन देना है। अगर आपके क्लैरिफिकेशन से वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो वहाँ से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको GST REG 06 दे देगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है देन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और राइटिंग में लिख के आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर यहाँ से 7 वर्किंग डेज के अंदर वो सेटिस्फाई हो गया लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो फिर क्या हम डिम मान लेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है। क्लियर है, समझ में आया प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, इफेक्टिव डेट ऑफ, मैम हमको जैसे सर्टिफिकेट हम लोग तो अप्लाई किया आज, ठीक है, फिर 30 दिन के अंदर अप्लाई करेंगे, फिर 3 वर्किंग डेज में GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर 7 वर्किंग डेज वाला चीज़ है। तो सर्टिफिकेट वैलिड कब से मानेंगे, एग्जाम का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन कब से वैलिड है, हमारे टाइम में भी एग्जाम में आया था। ठीक है, अगर आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है, टाइम लिमिट है 30 डेज, अगर आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया देन द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप जिस दिन लाइबल हुए वही डेट से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम्स लाइबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपने बाद में लिया तो फिर क्या होगा, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया ना, GST सर्टिफिकेट आपके पास जिस दिन आया, जिस दिन ग्रांट हुआ, उस दिन से आपका GST इफेक्टिव होगा, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए सुगम सर्विस लिमिटेड इज एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन मध्य प्रदेश, MP में वो सप्लाई कर रहा है सर्विस। टर्नओवर ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड एक्सीडेड ₹20 लाख ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर को एक्सीड कर गया तो रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, 30 डेज के अंदर, मतलब 1 दिसंबर। ठीक है, इट इज़ लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड बाय 1 दिसंबर। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28 नवंबर। अगर वो 28 नवंबर को ले लिया तो फिर रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कब हुआ सर्टिफिकेट 5 दिसंबर को, लेकिन इफेक्टिव कब से होगा, 1 नवंबर से, क्योंकि वो 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड इज 1 नवंबर। In above example, if Sugam Service Limited applies for registration on 3rd December, 1 दिसंबर के बाद करता, 30 डेज के बाद अगर अप्लाई करता एंड इज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 10th दिसंबर, और अगर उसको 10th दिसंबर में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, देन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड इज 10th दिसंबर। उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हो जाएगा फ्रेंड्स, जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ। समझ में आया ये चीज़। अभी देखिए, अभी है CTP एंड NRTP कब रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर CTP एंड NRTP। ठीक है, वो लोग कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बहुत शॉर्टली बता दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना। CTP एंड NRTP अगर टेम्पररी कहीं पे दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है ना, CTP का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना एज पर नॉर्मल ही है, क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट है ना, तो उसके लिए नॉर्मल है, वो GST REG 01 में ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा। ठीक है, और उसको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है। बस उसको एक चीज़ एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि उसको एक एडवांस डिपॉजिट देना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, एडवांस डिपॉजिट क्यों देना पड़ता है फ्रेंड्स, आप एक नॉर्मल पे मतलब थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए आप कोई स्टेट पे जाके सप्लाई करके भागोगे, पता भी नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ता है, अगर आप 10 दिन के लिए सप्लाई करने वाले हो तो उस 10 दिन में आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, उतना अमाउंट का आपको एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है पहले, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेके आप सप्लाई कर सकते हो। आपको मैक्सिमम 90 डेज का इशू होता है। ठीक है,
सर्टिफिकेट आपको 90 डेज़ के लिए इशू होता है, फर्दर आप 90 डेज़ के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हो। और ये किस बेसिस पे होता है? पैन बेसिस पे होता है रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो NRTP है फ्रेंड्स, उसके पास पान कहाँ से आएगा? पैन कार्ड उसके पास होगा क्या? नहीं होगा ना, वो इंडिया का रेसिडेंट थोड़ी है, वो तो बाहर का आदमी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अपने वैलिड पासपोर्ट तो होगा इंडिया आया है तो, वो पासपोर्ट के जरिए वो अप्लाई कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन वो GST REG 01 में नहीं, उसको GST REG 09 में फिलअप करना पड़ेगा। उसको भी वैसे ही एडवांस देना पड़ेगा, जितना भी उसका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगा उतना रुपये का उसको एडवांस पहले देना पड़ेगा। अपने वैलिड पासपोर्ट को पहले कोई इंडियन रेसिडेंट से, जिसका एक वैलिड पैन है, उससे उसका एप्लीकेशन को साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसका पासपोर्ट को सेल्फ अटेस्ट करके अप्लाई करके वो रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, वो भी 90 डेज़ के लिए ले सकता है एंड फर्दर 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि अगर ये 90 + 90 180 हुआ, अगर कोई एग्जीबिशन है जो 180 डेज से ज़्यादा चलेगा, या फिर कोई और स्टेट में जा रहे हो जहाँ 180 डेज से ज़्यादा आपको सप्लाई करना है, तो फिर वहाँ पे आप ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, आप तब CTP नहीं रहोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको एडवांस डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वही सब चीज़ दी है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। 90 डेज़ के लिए वैलिड रहता है, फर्दर 90 डेज़ आप एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे दिया ये चीज़ 90 डेज़ के लिए वैलिड रहता है, फर्दर 90 डेज़ एक्सटेंड कर सकते हो। CTP एंड NRTP विल मेक टैक्सेबल सप्लाई ओनली आफ्टर द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। आपको एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम क्या करना पड़ेगा? एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन फॉर द पीरियड फॉर व्हिच द रजिस्ट्रेशन इज साउट, ठीक है। और जब आपको टाइम एक्सटेंशन दिया जाएगा तब आपको एक्स्ट्रा टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर 90 डेज़ के लिए। अगर एक्सटेंड कर रहे हो तो उस 90 डेज़ के लिए कितना एस्टिमेटेड टैक्स है वो भी साथ में डिपॉजिट करना पड़ेगा। देखो, फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज आउट एज रेफर टू इन पॉइंट सी अबव, सच रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन विल डिपॉजिट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन फॉर द पीरियड फॉर विच द एक्सटेंशन इज साउट, ठीक है। फिर बोला रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेट ऑफ लॉन्ग रनिंग एग्जीबिटर, अगर 180 डेज से ज़्यादा है तब आप CTP ट्रीट नहीं किया जाएगा आपको, एंड सच पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। एंड इन सच केसेस ही वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, आपको फिर एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, एंड ही कैन सरेंडर सच रजिस्ट्रेशन वंस द एग्जीबिशन इज ओवर, ठीक है। फिर सेक्शन 22 है डिमराइजेशन। इसके बाद जो 4-5 सेक्शन है वो हम कल कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय।